नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इंडियाज मोस्ट वांटेड, भारत का सबसे ज्यादा वांछित अपराधी, आतंकी, दुनिया का बड़ा आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा, उसको मोदी सरकार अमेरिका से घसीट कर भारत ले आई है, हिंदुस्तान ले आई है। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए। और जो मुंबई में तमाम लोग, जिन लोगों को आतंकवादियों ने अपनी हरकतों से, अपनी आतंकी जिन्होंने कारनामों से जिन निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, उनके परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम जो कामयाब हुआ। 17 साल बाद, जी हां 17 साल बाद, 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले को भला कोई कैसे भूल सकता है? किस तरह से मुंबई पर एक तरह से आतंकवादियों ने घुसपैठ करके पूरे भारत को जैसा लगा कि अपने साथ बंधक बना लिया। लेकिन अल्टीमेटली भारत की सुरक्षा बलों ने एक लंबी लड़ाई के बाद विजय तो पाई, भारत जीता और आतंकवादियों को मार गिराया गया। जो 10 आतंकवादी जिन्होंने भारत में घुसपैठ की थी, उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कसाब उसमें से एक आतंकवादी था जो जिंदा पकड़ा गया और उसके ऊपर मुकदमा चला, कई राज खुले और उसके बाद कसाब को भी फांसी हो गई। लेकिन इन 10 आतंकवादियों के मरने के बाद और कसाब की गवाही के बावजूद यह माना जाता है कि मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बहुत सारे राज ऐसे हैं जो आज तक देश जान नहीं पाया है, भारत जान नहीं पाया है। ये बड़े राज क्या हैं? ये बड़े राज ये हैं, दरअसल ये जो आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और दूसरी तरफ तहव्वुर हुसैन राणा, जो इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड थे, आखिर इनके स्लीपर सेल कौन कौन लोग थे? पाकिस्तान में कौन कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे? और भारत में इनके स्लीपर सेल कौन थे जो इनकी लगातार मदद कर रहे थे? ये तमाम राज, उनका पर्दा आज तक नहीं खुला है। लेकिन अब जबकि तहव्वुर हुसैन राणा शाम लगभग 6:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उसको एनआईए पकड़कर घसीट कर ले आई है और अब जो है फिलहाल वो पालम एयरपोर्ट पर है। उसकी जो है जो उसकी हेल्थ को जो है, उसके तमाम जो स्वास्थ्य है उसका जांच किया गया। जो तमाम खाना पूर्ति है, जो खबरें आई, वो तमाम खाना पूर्ति, जो कानूनी कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है, वो चल रही है। और कुछ देर बाद उसे एनआईए की अदालत में लाया जाएगा, एनआईए के मुख्यालय में लाया जाएगा और उससे पूछताछ शुरू होगी। और अगले कुछ दिन तक जो पूछताछ होगी, उसमें यह माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर क्या है इस कदम के मायने? तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने के क्या मायने हैं? दो टूक में आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बड़े राज तहव्वुर हुसैन राणा खोल सकता है? राणा बोलेगा, क्या क्या राज खोलेगा? दो टूक में आज इन सब पर चर्चा करें, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे और यह कदम भारत के लिए क्यों अहम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्यों इस मूव से, क्यों तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से घबराया हुआ है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मत भूलिए कि पाकिस्तान ने जो है तहव्वुर हुसैन राणा से अपने हाथ साफ करने की कोशिश की है, ये कहकर कि वो तो कनाडा का नागरिक है, पाकिस्तान का क्या लेना देना। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में ही पैदा हुआ और वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के रूप में सर्व कर चुका है। तो इतना आसान भी नहीं है पाकिस्तान के लिए इस सब चीज़ों से पल्ला झाड़ना। इन सब पर आज दो टूक में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तहव्वुर हुसैन राणा पहुंचा है, भारत पहुंचा है, उसको लेकर के किस तरह से सरकार के दावे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कैसे इसको एक बड़ा कदम बताया, जरा सुनिए। जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तहव्वुर राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। जब से प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। ये आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है। और ये वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। दरअसल तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत प्रत्यर्पण के लिए से बचने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसने तमाम अपने कानूनी जो दावपेच थे वो आजमाए। सिर्फ कानूनी दावपेच नहीं आजमाए, बल्कि भारत में जो तमाम लोग, भारत में जो एक पूरा का पूरा गैंग है जो लगातार एक फेक नैरेटिव खड़ा करता है। ये आपको ये दिखा दूं, तहव्वुर हुसैन राणा की तस्वीर है एनआईए के कब्जे में। अब से कुछ देर पहले ये तस्वीर जारी की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है ये तहव्वुर हुसैन राणा, जिसमें ब्राउन कलर का एक जो है ड्रेस पहने खड़ा है। और ये वही कपड़े हैं जो दरअसल जो अमेरिका के जो तमाम अपराधी हैं उनको जब प्रत्यार्पण किया जाता है, उनका जब उनको जो है दूसरे देश में भेजा जाता है तो कानूनी रूप से यही कपड़े उनको पहना कर भेजा जाता है। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है तहव्वुर हुसैन राणा की, और सुरक्षा कारणों से ये तस्वीर जो है इसको तहव्वुर हुसैन राणा और एनआईए के तमाम लोग जिनके कब्जे में हैं उनको पीछे से दिखाया जा रहा है सुरक्षा कारणों से। और अब जब तहव्वुर हुसैन राणा को यहाँ से ले जाया जाएगा और जब उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, एनआईए के दफ्तर ले जाया जाएगा, उसके मुख्यालय में ले जाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाएगा। और ये समझिए कि इसको सुरक्षा देनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया का बड़ा आतंकवादी है और आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन हैं वो ये तहव्वुर हुसैन राणा उनके निशाने पर हो सकता है। क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा के पास क्या क्या राज हैं हम नहीं जानते, इन राज का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तस्वीर तो जैसा मैंने बताया कि अपने आप में बड़ी कामयाबी है भारत की। और तहव्वुर हुसैन राणा ने एक जो भारत में जो फेक नैरेटिव लगातार चलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि भारत मुसलमानों के लिए जो है वो सेफ नहीं रहा है, भारत में मुसलमान असुरक्षित है, तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत के जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके नैरेटिव को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी अपने पक्ष में। उसने अमेरिका की अदालतों में ये कहा था कि देखो जी, मैं तो मुसलमान हूं और भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे भारत में जो है उसको प्रत्यर्पित करने की अनुमति मत दीजिए, मुझे भारत में मत भेजिए। उसने ये भी तिकड़म आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तमाम तिकड़में जो धरी रह गई। मैं इससे पहले आज की डिबेट में आगे बढ़ूं, ये भारत के लिए खुशी का मौका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है? देखिए ना, मैं आपको कुछ बयान सुनवाता हूं। भारत में कुछ विपक्षी नेता इसको किस तरह से जो है इसको लेकर अभी भी राजनीति कर रहा है। आज कम से कम राजनीति का दिन नहीं था, आज पूरे भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत का विपक्ष इस मौके पर भी राजनीति करने से चूक नहीं रहा। सुनिए जरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत जरूरी है, आज भी जरूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था,
अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था। राणा लाया है तो क्या तवावुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। कांग्रेस की सरकार ने चिन्हित करके लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूँ ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता क्या ली भी कहिए ना कि वी फेल्ड। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तब राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे। तो आज पूरे भारत को एक सामूहिक स्वर में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। भारत के लिए बड़ी कामयाबी का दिन है, लेकिन आज भी प्रमोद तिवारी जैसे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए मोदी सरकार को कि 11 साल क्यों लगे। और दूसरी तरफ संजय राउत जैसे नेता है इस देश में जो कह रहे हैं कि ये राणा फेस्टिवल चल रहा है। उनका इशारा शायद राणा सांगा की तरफ था कि जो राणा सांगा के, जब उन राणा सांगा को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसका विरोध किया गया था। तो इस तरह की कितने हल्के और ओछी टिप्पणियां जो हैं आज भी की जा रही हैं। बहरहाल भारत के जो विपक्ष, इस वक्त जो भारत का विपक्ष है, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल जो है निखिल जैन जुड़ चुके हैं। निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वैभव सिंह जुड़े हुए हैं, रणनीतिक मामलों के, सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मेरे साथ बीजेपी से और जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। पहली बात, मैं राजनीति पर आऊँ उससे पहले मैं वैभव जी आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मुंबई के जो लोग, मुंबई में जो कुछ हुआ उनको इंसाफ दिलाने के लिए, मुंबई के जो पीड़ित परिवार हैं, पूरे भारत को इंसाफ दिलाने के लिए ये कितनी बड़ी भारत की उपलब्धि इसको माना जाना चाहिए। जी, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर ये बात आज से 11 साल पहले अगर कोई बोलता तो किसी को विश्वास नहीं होता। ठीक है, वो बात कर लें कि जी प्रक्रिया हमने फला पार्टी ने शुरू की थी या किसी और पार्टी ने शुरू की थी। वास्तविकता ये है कि जब इस सरकार से पहले जो पिछली सरकार थी भारत में, उनको इनसे बातचीत करने की, पूछताछ करने तक की परमिशन नहीं दी थी अमेरिका ने। ये लोगों को याद रखना चाहिए। जो लाने के दावे कर रहे हैं, इनको उनसे डेविड कोलमैन हेडली से, तहव्वुर राणा से पूछताछ की भी परमिशन नहीं थी, भारत के अधिकारियों को परमिशन नहीं थी। तो कोई भी बात करें कि जी प्रक्रिया हमने शुरू की, तो थोड़े वास्तविकता और सच्चाई के धरातल पे आकर के बात करनी चाहिए। देश के सामने जो है सच और तथ्य रखने चाहिए। दूसरी बात, तहव्वुर राणा जैसे आतंकवादी और इतने कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश लेके आना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आप इससे पहले किसी भी सरकार में आप ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका से कभी कोई हाई लेवल टेररिस्ट या इस तरह का जो आतंकवादी है वो लाया गया हो। तीसरी बात, तहव्वुर राणा एक वो बीच की कड़ी है जो पूरे 26/11 के जो हमले थे उसके जो बीच में जो सेंटर पॉइंट था वो तहव्वुर राणा था, क्योंकि फंडिंग, पैसे का सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये अपने हाथ से हैंडल करता था। जब डेविड कोलमैन हेडली अपनी दूसरी बीवी, जो कि तीसरी बीवी जो मोरक्कन थी, फाइजा, उसके साथ जब वो हनीमून मनाने ताज होटल आया था, तो उसके क्रेडिट कार्ड से जब वो शॉपिंग करता था, क्रेडिट कार्ड से कहीं पेमेंट करता था, उसके क्रेडिट कार्ड में जो पैसे लोड करने का काम करता था वो तहव्वुर राणा करता था।
तहव्वुर राणा के पास सारी जानकारी है कि मुंबई में जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो स्लीपर सेल्स थे या इनके जो सपोर्टर्स थे, वो कौन लोग थे जो इनको समर्थन दे रहे थे, जो इनको स्पेस दे रहे थे, जो इनको बता रहे थे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, कहाँ पे कौन रहता है, कहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, जाने के रूट्स क्या हैं। ये सारा जो सपोर्ट सिस्टम जो उनको मिल रहा था ग्राउंड पे, वो प्रोवाइड करने वाले जो लोकल्स थे, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो तहव्वुर राणा देगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस पूरी व्यवस्था में सम्मिलित थे, और इसी कांग्रेस पार्टी के आज मैं बहुत दुर्भाग्य, मतलब मैं बड़ा मुझे अफसोस हुआ वो बयान सुन करके कि महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री टीवी चैनल पे आकर के ये कहते हैं कि जी इसको पूरी न्यायिक प्रक्रिया का जो है इसको देना चाहिए, इसको मानवाधिकार हैं इसके, उसको आज की डेट में उसके मानवाधिकार की चिंता हो रही है तहव्वुर राणा के, उनके मानवाधिकार की चिंता नहीं हो रही जिन्होंने उनको वोट दे करके उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। वो लोग जो मारे गए, जो भारत की जनता, मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो मारे गए, जिनके घर का भविष्य बर्बाद हुआ, उनकी चिंता नहीं है, इनको तहव्वुर राणा के मतलब मानवाधिकार की चिंता है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, और मैं बधाई देता हूं इस सरकार को कि आज से 10 साल पहले मेरे से जो एनालिस्ट थे छोटे मोटे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि डेविड कोलमैन हेडली या तहव्वुर राणा जैसे आतंकियों को अमेरिका से जो है एक्स्ट्राडाइट करा करके हम भारत ला सकते हैं। देखिए, इस बात को समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी वैभव सिंह ने भी कहा, इस बात को समझने की जरूरत है कि दरअसल ये जो तहव्वुर हुसैन राणा था, डेविड कोलमैन हेडली थे, ये सब जिस तरह से इस पूरे आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दे रहे थे, उसमें ये अकेले नहीं हो सकते। इनके बहुत सारे जो है इनके हैंडलर्स और इनके मददगार जो है पाकिस्तान में बैठे थे। तो इस बात की भी बहुत संभावना है कि इनके जो स्लीपर सेल थे वो भारत में भी बैठे थे जो उनकी मदद कर रहे थे। अब असली बात यही है कि क्या वो भारत के जो हैंडलर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इनकी मदद कर रहे थे, क्या वो बेनकाब हो सकते हैं तहव्वुर हुसैन राणा के आने से? इन सब पे चर्चा करेंगे। इस बीच मैं बता दूं, मेरे साथ जो है मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, और मेरे साथ अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं। आप दोनों का शुक्रिया। आपके पास आऊं उससे पहले निखिल, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक जी, सबसे पहले तो आपने एक मुद्दा उठाया कि देश का विपक्ष एक स्वर में देश की खुशी में सम्मिलित नहीं हो रहा है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश की सरकार नहीं, आप सुनिए तो सही, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आपके शुरुआती शब्द गलत थे। मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया, मैंने कुछ बयान सुनवाए, मैंने उन बयानों के, अभी ऐसा नहीं है कि अशोक श्रीवास्तव के मन में आया उन्होंने बोल दिया, मैंने आपको बयान सुनवाए। जो अगर प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को कि 11 साल क्यों लगे, तो फिर ये तो विपक्ष के ऊपर सवाल उठेंगे। अब बोलिए आप। ठीक है अशोक जी, आपकी बात शायद एकदम सही है, लेकिन साथ साथ फिर आपके दर्शकों ने अनुराग ठाकुर का बयान भी देखा होगा, जो भारत सरकार के मंत्री थे, कि किस तरीके से देश की जो ये खुशी है, देश की सुरक्षा एजेंसीज की जो ये जीत है कि इस आतंकवादी को हम एक्स्ट्राडाइट करके इसका प्रत्यर्पण करके ला रहे हैं, उसमें भी उन्हें कांग्रेस बीजेपी नजर आ रही है। उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं ला पाई, जबकि उस आतंकी हमले के बाद 6 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल भाजपा की रही। आज आ रहा है ये आतंकवादी प्रत्यर्पण होके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे हम कांग्रेस बीजेपी के रूप में तोलेंगे तो बीजेपी के मंत्री सबसे पहले करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, मेरे से पिछले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने एक चीज कही कि मैं 2009 में सोच भी नहीं सकता था कि भारत की एजेंसियां डेविड हेडली जैसे लोगों को क्वेश्चन करेंगी। अब वो शायद नहीं सोच सकते थे, लेकिन 2010 में एनआईए ने शिकागो में डेविड हेडली को क्वेश्चन करा था। उसके बाद भी एनआईए ने डेविड हेडली को क्वेश्चन करा था, और भारत की कूटनीति ऐसी थी कि 2013 में डेविड हेडली को 35 साल की उम्र कैद की सजा भी हुई उनके 2008 के आतंकी हमलों में इन्वॉल्वमेंट के लिए। और जो आज ये प्रत्यर्पण भारत सरकार ने सक्सेसफुली करा है, उसकी नींव 2009 में भारत सरकार ने रखी थी। फर्क इतना है, तब भारत सरकार कांग्रेस चला रही थी, आज भाजपा चला रही है। लेकिन बीजेपी को इसमें जो ये टीका टिप्पणी करनी है कि इसमें बीजेपी कांग्रेस हमेशा देखना है, यही देश की शायद सबसे बड़ी दिक्कत है, और शायद इसीलिए इतना समय लग गया। ठीक है, मैं 2 चीजें ओके आपने जो कहा मैं तो मानता हूं, मेरा निजी रूप से मानना है कि कोई भी हो, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, किसी को भी ऐसे मौके पर जो है पार्टी वाइज पार्टी नहीं करना चाहिए। भारत के लिए एक बड़ा दिन है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया उनका स्वागत है, मुझे उन सवालों से कोई एतराज नहीं है। लेकिन वैभव आपकी बात पर टिप्पणी करना चाहते थे, फिर मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा। जी, जो बात मैंने कही, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। और कांग्रेस और देखिए इतिहास वो कह रहे हैं कि भाई एनआईए ने तो डेविड कोलमैन हेडली से शिकागो में पूछताछ की थी। नहीं, ये यहाँ से भारत सरकार के जो सुरक्षा जो अधिकारी थे ये गए थे, उनको वहां पे परमिशन नहीं मिली थी। और दूसरी बात, आप ये एक चीज याद रखिएगा
कि मैं कांग्रेस बीजेपी की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं वो उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपना करेंगे। मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं और मैं देश के सामने तथ्य रखना चाहता हूं। अगर इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि तहव्वुर राना को उसके मानवाधिकार के हिसाब से उसको लॉयर मिलना चाहिए, उसको बिरयानी खिलानी चाहिए, उसको उसकी खातिरदारी होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आज का दिन क्या इन चर्चाओं का दिन है आज? क्या ये बातें बाद में नहीं हो सकती? ये बातें क्या देश के राजनीतिक नेतृत्व को करनी चाहिए या ये एनजीओ को करनी चाहिए? तो या तो ये कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर दे कि भाई हम एनजीओ बन चुके हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रह गए। देखिए, जो अगर अमेरिका के साथ साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत हम लाए हैं, तो भारत सरकार भी कुछ नियमों से बंधी हुई है और उसकी हेल्थ का सबसे पहले आते ही उसकी हेल्थ को लेकर के उसका हेल्थ चेकअप किया गया और उसको तो वो सारी चीजें तो की जाएंगी। उसको लेकर आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तहव्वुर हुसैन राणा को जो है उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसको ये खिलाएं पिलाएं, उसकी जो है उसको मोटा ताजा रखें, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अमेरिका और भारत सरकार देख लेगी, उसके लिए मुझे नहीं लगता किसी नेता को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के बयान किसी को भी देना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे प्रमोद तिवारी का बयान सुनकर तो मुझे हैरानी है इस बात पर, जो उन्होंने कहा कि भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि 11 साल लगे। आरपी सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, भाई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मैं इसके इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको ऐसे दिन जब पूरे भारत में एक स्वर होने चाहिए, हमको आज भी ये बात उठानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ नेताओं ने ये मुद्दे उठाए। उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र किया, मैंने प्रमोद तिवारी का भी एक बयान सुना है जिसमें वो कह रहे हैं भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। 11 साल लग गए आपको अमेरिका से लाने में, आरपी सिंह जी? चलिए, हमें 11 साल लगे, पर 11 साल बाद लेकर तो आए। हमने ऐसा तो नहीं कि समझौता एक्सप्रेस के अजमत अली को छोड़ दिया ये कर इस चक्कर में, क्योंकि हमको यहाँ पर सैफरन भगवा आतंकवाद की बात करनी थी। याद है ना नाम? अजमत अली याद आता होगा आपको नाम? समझौता एक्सप्रेस का कल्प्रिट था, इसको जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक हवा बनानी थी। और ये भी याद होना चाहिए कि एक बुक लॉन्च में दिग्विजय सिंह जी गए थे जिसमें ये कहा गया था कि ये सारा आरएसएस का षड्यंत्र है, आरएसएस ने सब कराया है। तो शुक्र है कि हमारी एजेंसीज ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अगर ना जिंदा पकड़ते तो ये तो, क्योंकि वो सबके सब कलावे पहनकर आए थे, भगवा के कलावे पहनकर आए थे, और नहीं तो ये अगर कसाब भी मर गया होता कहीं तो ये सबका सब आरोप तो हमारे पे लगता कि नहीं देखो ये तो सनातनी लोग थे, ये सब उन्होंने षड्यंत्र रचा था, देश को बदनाम करने की सारी सोच थी। तो ठीक है, ये अपनी अपनी एक विचार है, अपनी अपनी सोच है, परंतु अंतगत वह आया यहाँ पर, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जिन लोगों को ये डर है कि खुलासा होगा कि कौन कौन लोग अंडरग्राउंड वर्कर थे, स्लीपर सेल थे, उसमें कहीं ऐसे नाम तो ले आ जाएंगे जो जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो होगी दिक्कत। अब वो जब खुलासा होगा कि उसको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा सब कुछ बिना माहौल के और बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। अब उसमें कुछ तो ओवरग्राउंड है, ओवरग्राउंड मतलब दिग्विजय सिंह जैसे ओवरग्राउंड थे जो खिताब लॉन्च करने चले गए। आप दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर बोल रहे हैं आरपी सिंह जी की ओवरग्राउंड वर्कर थे? नहीं, ओवरग्राउंड सपोर्ट उन्होंने किया। मैं तो कह रहा हूं सपोर्ट उन्होंने किया। ओके, नहीं, वो किताब का वो 26/11 आरएसएस का संघ का प्रेरित था। ये किताब को बुक लॉन्च में गए वो एक बुक ऐसी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी 26/11 होने के बाद। और जबकि उस समय मुझे अगर ठीक ढंग है सच याद है तो एयरफोर्स चीफ थे फली मेजर साहब, उन्होंने कहा था कि हमें छूट दे दो, हम जरा जवाब दे दें इसका। तो उनके हाथ बांधी, उनको मना कर दिया था कि आप नहीं अटैक कर सकते, हम आपको छूट नहीं दे रहे हमला करने की। ओके, मुझे याद है। ओके, देखिए, एक मिनट अशोक जी, हाँ बोलिए। अजमत अली को छोड़ने के आदेश किसने दिए थे? वो लड़की का नाम कैसा भूल रहा हूँ, जो आतंकी थी, जिसको इशरत जहान, जिसको लेकर बयान बदलने के लिए सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी को मजबूर किया गया, उसको सिगरेट से जलाया गया, मनी साहब को। वो सब याद है ना? एक माहौल खड़ा किया जा रहा था देश में। ओके, एक सेकंड और, वो पवार साहब का बयान याद है कि हमने 13वां बम ब्लास्ट जोड़ दिया था सर बैलेंस करने के लिए। ये तो माहौल था दिल्ली हिंदुस्तान में। देखिए, वोट बैंक की राजी, वोट बैंक के चलते किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, ये बड़ी बात दिखती है। मैं एक चीज कहना चाहूँ, उसके बाद एक मिनट आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये दो चीजें, एक तो आतंकवाद को लेकर के
नीतियां सरकार की क्या रही हैं, कैसे निपटती रही हैं। एक तो ये एक लार्जर बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर हम घंटों बहस कर सकते हैं और इसमें घंटों तथ्य देश के सामने रख के जा सकते हैं। लेकिन जहां तक 26/11 की बात है, देखिए 2 तथ्य बार बार उठते हैं और उसमें जो एक बात उठती है वो बार बार ये उठती है कि 26/11 के आतंकवादी अगर अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो फिर इसको जो है आरपी सिंह जी, हाँ मैं आता हूं उस पर भी, 26/11 का जो आतंकवादी हमला है उसको हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाता, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए जिसका आरपी सिंह जी ने इशारा किया कि बाकायदा एक बुक लॉन्च हुआ था मुंबई में और कुछ हफ्तों में ही हुआ था और उस बुक को 26/11 का आतंकवादी हमला आरएसएस की साजिश बता दिया गया था और इस बुक लॉन्च को करने के लिए कोई और नहीं गया था बल्कि दिग्विजय सिंह गए थे। बोलिए निखिल। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आतंकवाद और आरएसएस की और 26/11 की एक बात कही जा रही है तो उसमें मुझे एक चीज याद आती है कि हेमंत करकरे एक बहुत ही बहादुर पुलिस अफसर थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे 26/11 में हमले में लोगों को बचाते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए। और उनकी मृत्यु के बाद बीजेपी की जो सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बोला कि वो बहुत घटिया इंसान था, मेरे शराब से मरा है वो। अब वो क्यों ऐसे आरएसएस से जुड़े लोग हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं जानता। रही बात है 26/11 की किताब का जो जिक्र हो रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं, एक सेकंड गूगल सर्च कर लो भाई, एक बारी बोलने तो दीजिए। निखिल जी आप इतने सुनिए, निखिल जी एक मिनट निखिल जी, वो पता हंसी क्यों आ गई, हंसी पता क्यों आ गई, आप इतने प्रखर मतलब विद्वान आदमी हैं, आप इतनी प्रखरता से बात रखते हैं, इतना आप रिसर्च करते हैं, आप लैपटॉप सामने रहता है खटाखट चीजें निकालते हैं और आज आप कह रहे हैं कि 26/11 की किताब की जानकारी नहीं, तो हंसी किसी को भी आएगी सर। मतलब आप ठीक है, आप मैं समझ सकता हूं, सुनिए बयान ध्यान में, प्रज्ञा ठाकुर का बयान ध्यान में, एग्जैक्टली पार्टी ने निंदा करी, सारी पार्टी ने। प्रज्ञा ठाकुर, मैं वही कह रहा हूँ प्रज्ञा, देखिए एक बात सुनिए, मैं फिर प्रज्ञा ठाकुर का एक मिनट निखिल जी एक मिनट रुकिए, मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टी ने एक मत स्टैंड लिया था प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, देखिए परंतु दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक अक्षर नहीं निकला सोनिया गांधी जी के मुंह से। एग्जैक्टली देखिए, जब प्रज्ञा ठाकुर एक मिनट निखिल जी एक मिनट, जब आप प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह का कंपैरिजन करते हैं ना, हालांकि आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह पता नहीं, लेकिन ये बात कोई भी मानेगा नहीं कि निखिल जैन को पता ही नहीं कि ये 26/11 का आतंकी हमले को लेकर अभी संसद में इसको लेकर बहस हुई है, अभी हाल में हुई है, अभी वक्फ कानून पर जो है बहस हुई है, उसको लेकर ये दोबारा मुद्दा उठा, दोबारा मीडिया ने इसको जो है छापा। तो आप ये कहें कि जानकारी नहीं, तो मैं आपको जानकारी भी दे देता हूं थोड़ी देर में, लेकिन मैं एक बात, प्रज्ञा और जब दिग्विजय सिंह का कंपैरिजन होगा तो इस बात को समझना चाहिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की निंदा जैसे आरपी सिंह जी कह रहे हैं पूरी पार्टी ने की, उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया दोबारा, आज वो सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह आज तक कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बार बार उनको वो राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो कंपैरिजन हो नहीं सकता मुझे लगता है। बोलिए। और एक और जानकारी प्रज्ञा ठाकुर पार्टी में भी नहीं है। अच्छा, पार्टी में भी नहीं है, ओके अब सर ठीक है, अब नहीं है, तब तो बयान के बाद तो निष्कासित नहीं करा पार्टी ने उन्हें, नहीं उनका निलंबन हुआ। आपने कान से सुना, पूरी पार्टी ने निंदा करी। सुनिए ना, आरपी सर एक और चीज बताइए, एक मिनट रुकिए, आरपी सर हमारे दिल्ली के मंत्री हैं, आरपी सर हमारे दिल्ली के एक मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा जी, वो भिंद्रेवाला को क्या बोलते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब बीजेपी के इतने सारे, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, नहीं विषय से सुनिए ना, दिग्विजय सिंह को कवर फायर देने के लिए आप सिरसा, प्रज्ञा ठाकुर जो आज नहीं है किसी तस्वीर में, दिग्विजय सिंह को कवर फायर देने के लिए मत कीजिए, क्योंकि आपने कहा आपको जानकारी नहीं है ना, आपने कहा, तो मैं इससे पहले जानकारी देश को दे दूं और उसके बाद मैं वो छोटी सी डिबेट का हिस्सा भी सुनवा देता हूं जो अभी संसद में हुई थी। जानकारी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है मैं 2 टूक में इस विषय को इतनी बार उठा चुका हूं और निखिल जी कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं। अशोक जी आपको जानकारी है क्या? एक मिनट जानकारी ले लूं फिर मैं बताऊं। आपको जानकारी है दिग्विजय सिंह जी ने जाके एक किताब लॉन्च की थी मुंबई आतंकी हमले के बाद की 26/11 आरएसएस की साजिश, आपको जानकारी है, हाँ या ना बताएं? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है जी उसके बारे में। अच्छा, दिग्विजय सिंह ने क्या किताब में सर्च किया था, आई डोंट नो। सर सुनिए मतलब अब मुझे लग रहा है कि मुझे हंसी में अपनी कैसे रोकूं, मैं आगे बढ़ूं कि कितने नादान, एक गाना है, कितने नादान लग रहे हो, कितने भोले लग रहे हैं दोनों लोग कि दिग्विजय सिंह को बचाने के लिए, और दिग्विजय सिंह को क्यों बचाना इस मामले में? जो आदमी भारत के आतंकवादी हमलों को, पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान को शरण दे रहा हो,
पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा हो, उसको लेकर कितने नादान बन जाते हैं, कितने भोले बन जाते हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लोग। अब मैं आपको पहले विवरण बता दूं अशोक यादव जी, आपने कहा नहीं पता। मैं मानता हूं कि अगर किसी प्रवक्ता को आज जानकारी नहीं है कि 26/11 आतंकवादी हमले को कैसे हिंदू टेरर देने का नाम दिया, तो उसको कम से कम अपनी रिसर्च करनी चाहिए और उसे अपनी पार्टी के रिसर्च विंग से पूछना चाहिए कि भाई मेरी पार्टी का रिसर्च विंग इतना हल्का क्यों है। अपने रिसर्च विंग में कम से कम अच्छे लोगों को सर भर्ती करवाइए कि वो सिवाय इसके कि लोगों को गाली गलौज करने के, नेताओं को, महिला नेताओं को गाली गलौज करने के, अच्छी रिसर्च करके आपको डिबेट पे जाने से पहले दें कि 26/11 के आतंकी हमले को। अब मैं बता देता हूं, सुनिए, 26/11 के आतंकवादी हमले के कुछ ही हफ्तों के अंदर बाकायदा एक पत्रकार ने, जो उर्दू के पत्रकार हैं, एक मुस्लिम पत्रकार ने मुंबई के अंदर एक किताब लॉन्च की और जिस किताब का शीर्षक था 26/11 का जो आतंकी हमला वो आरएसएस की साजिश। और उसको लॉन्च करने के लिए महेश भट्ट साहब थे, उसको लॉन्च करने के लिए दिग्विजय सिंह गए थे। मुंबई में एक शानदार लॉन्च हुआ और कहा कि ये जो 26/11 का आतंकी हमला था ये दरअसल आरएसएस की साजिश थी। ऐसा करके किसे बचा रहे थे आप पाकिस्तान को बचा रहे थे, आप आतंकवादियों को बचा रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं बार बार बताता हूं, आज फिर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरे यहां जो विपक्ष बैठा है उसको कह रहे उसको जानकारी नहीं है। उस पत्रकार से जब मैंने ये पूछा, क्योंकि उस पत्रकार से कई वर्षों बाद, अभी 1-1.5 साल पहले मेरी उस पत्रकार से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपकी किताब का क्या। उसने कहा सर जी मुझे सरकार की ओर से, ध्यान से सुनिएगा, उस पत्रकार ने कहा मुझे सरकार की ओर से यह तमाम जानकारी मुहैया कराई गई थी। उस समय सरकार क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस पत्रकार ने मुझे कहा मुझे सरकार की ओर से तमाम जानकारी मुहैया कराई थी और इसीलिए मैंने सरकार के कहने पर, उस वक्त की सरकार के कहने पर एक किताब लिखी थी। ये उस पत्रकार ने मुझे कहा था। उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है तो नाम भी बता दीजिए, फिर मैं आगे खुलासा कर दूंगा जी। क्या सर? उस पत्रकार का नाम इन लोगों को बता दीजिएगा। सर छोड़ दीजिए, मुझे नाम शायद ध्यान भी नहीं है, मुझे उनका नाम, लेकिन वो कौन से मीडिया चैनल में थे वो सब थे मेरी जानकारी, लेकिन मैं उनका नाम लेकर यहां पर बहस को इधर उधर नहीं ले जाना चाहता। लेकिन मुझे लगता है 26/11 के संदर्भ में इतना जिक्र काफी था। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक पे जाने के तुरंत बाद आपको वो वीडियो भी सुनाऊंगा अभी जो हुआ, और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राणा बोलेगा क्या क्या राज खोलेगा। तहव्वुर हुसैन राणा, जो मुंबई आतंकी हमलों का एक प्रमुख मास्टरमाइंड, जिसने इस साजिश में बड़ी भूमिका निभाई, उसको 17 साल बाद भारत की सरकार भारत लाने में कामयाब हुई है।
भारत आने का मतलब यह है कि अब उससे पूछताछ होगी और भारत को इंसाफ भी मिलेगा। पूछताछ में बड़े सवाल निकलेंगे और पूछताछ में जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या उसके कुछ स्लीपर सेल थे जो दरअसल भारत में उसकी और डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहे हैं। तमाम सवाल है जिन पर चर्चा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है विपक्ष ने तहव्वुर हुसैन के राणा के आने पर खुशी कम जताई है लेकिन सवाल ज़्यादा उठाए, उन पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, निखिल जैन जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वैभव सिंह जी जुड़े हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं रोहित सिंह जी जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं ब्रेक में, मैं आपको वक्फ संशोधन विधेयक पर जब राज्यसभा में बहस हुई तो सुधांशु त्रिवेदी ने यह मुद्दा उठाया जिस पे दिग्विजय सिंह बाद में जिस पर उन्होंने ऐतराज जताया और बाद में गृह मंत्री को भी खड़ा। उस डिबेट का छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं, फिर मैं आगे आऊंगा। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा है, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। तो गृह मंत्री जी ने दिग्विजय सिंह जी को कहा था कि अगर आपने नहीं कहा था तो माइक पे खड़े होकर बोल दीजिए, लेकिन दिग्विजय सिंह उस बात को काट नहीं पाए क्योंकि दिग्विजय सिंह उस बुक रिलीज में मौजूद थे। आप जाइए गूगल कर लीजिए, आपको तमाम तस्वीरें मिलेंगी, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अशोक यादव जी, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा खुशी का दिन है, एक बड़ा गर्व का दिन है कि भारत अमेरिका से घसीट लाया मुंबई के आतंकी हमलावर को। देखिए अशोक जी, मैं सरकार को इस मामले में यही कहूंगा कि एक देश के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई हमला हुआ था वो देश के ऊपर एक काला धब्बा था। और दूसरी बात, इतना डिले जस्टिस अगर मिलेगा, अगर इतना डिले का सरकार की प्रोसेस थी तो कहीं न कहीं इससे लेट जस्टिस मतलब जस्टिस न मिलने के बराबर एक तरह से होता है अशोक जी। और आप बार बार कह रहे थे, दिग्विजय सिंह की बात कोट कर रहे थे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंबई हमले टाइप के जितने भी हमले होते हैं देश में कहीं न कहीं आईएसआई से कनेक्शन होता है, हमारे लोग मिले रहते हैं। और वो लोग कौन है? वो प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस के चौथे पीढ़ी का वैज्ञानिक था डीआरडीओ में, वैसे लोग मिले रहते हैं आईएसआई से, तब इस तरह के हमले को अंजाम दिया जाता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का या भाजपा आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना टाइप के लोग मिले रहते हैं आईएसआई से, तभी इस तरह के हमलों को देश से दो चार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपने इंटरनल कम से कम सफाई कर लेनी चाहिए। जो भी इस तरह के नेटवर्क उसके अंदर काम कर रहे हैं, प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग जो कि देश में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे लोगों को लेकर के भाजपा को माफी मांगना चाहिए देश से। क्योंकि अगर ये लोग अगर कांग्रेस पार्टी में या सपा में कहीं और पाए जाते तो भाजपा आसमान उठा लेती अपने सर पर। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी है, अमित शाह जी है, गृह मंत्री जी है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है तो हमारे आईएसआई से मिले हुए भी लोग उसमें थे। ये सारी चीजें देश को बताइए, जिम्मेदार चैनल है। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। माननीय मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन के बाद जो दावे किए थे इस देश से आतंकवाद समूल नष्ट हो जाएगा, इस देश से जो भी इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, क्या हुआ? आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं।
तो आप एक नैरेटिव बनाते हो आतंकवाद को लेकर के, तमाम बातें करते हो, लेकिन सरकार सुनता क्या इस बदले में? ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आखिरी बार धमाकों की बात कब सुनी थी? जबकि हर हफ्ते में धमाके हुआ करते थे, पुणे हो, जयपुर हो, वो दिल्ली हो, वो बेंगलोर हो, हर हफ्ते धमाकों की गूंज सुनती थी। अब तो नहीं सुनाई देती। अरे टोका नहीं ना आपको अशोक जी, अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है, टोका नहीं ना। मैंने आपको टोका, मैं 10 बार आपको टोक सकता था बीच में। ठीक है, आप बोलिए, बोलिए। सुनिए ना, तो अब तो धमाकों की आवाज नहीं सुनाई देती है आपको ना, अब तो बिल्कुल शांति है इस मामले में। सिवाय जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी अब पत्थरबाजी नहीं होती, वहां पर भी अब आतंकी घटनाओं में कमी है पहले कुछ सालों से। तो वो तो हम चिंता कर ही रहे हैं, और हमारे यहाँ भी कोई इस प्रकार का मामला नहीं है। ये सबका सब साबित हो जाएगा, हमारी पार्टी से किसी का कुछ लेना देना नहीं था, ये सब मनगढ़ंत था। परंतु दिग्विजय सिंह तो ओपनली मंच के ऊपर थे, यहाँ पर वो बुक लॉन्च हुई और यहाँ पर कहा गया कि आरएसएस के द्वारा कहा गया, और मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ, और मैं तो कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। लीजिए, अजमत अली नाम था जिसको छोड़ दिया गया, और छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि उनको समझौता एक्सप्रेस को टर्न करना था, इस बारे में कहकर कि नहीं समझौता एक्सप्रेस तो आरएसएस ने कराया, बीजेपी ने कराया। अरे पूरी कोशिश थी उस समय कि हम किस ढंग से बदनाम करें उन लोगों को जो जिनका कोई ये रहा। ये पढ़ लीजिए, छोड़ दिया गया। किसके कहने में छोड़ा गया? अब ये तब्बुर हुसैन सब, ये राणा सब बताएगा, तब्बुर राणा सब जानकारियां देगा कि कौन कौन लोग मिले थे, कहां से बुक लॉन्च हो रही थी, कौन कौन नेता मिले थे, किस किस की प्रोटेक्शन थी। तो इसी बात का डर, इसी बात का तो डर खा रहे लोग। ओके, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं जो है रोहित जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात अशोक यादव जी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन सर आप लोगों की याददाश्त, फिर कहता हूं मैं, आप लोगों की याददाश्त कितनी कमजोर है। अब समाजवादी पार्टी अगर सवाल उठाती है कि भाई आतंकवादी हमले मालूम है क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जब वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में जब आतंकवादियों ने बम धमाके किए थे ना, संकट मोचन हनुमान मंदिर में, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो आप ही की समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया था। याद है आपको कितने आतंकवादियों को आपने छोड़ा था? उसके बाद मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अब क्या कर रहे हो, इनकी सजा माफ कर रहे हो, अगली बार इनको पद्मश्री दोगे आतंकवादियों को। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल किया था कि अगली बार आतंकवादियों को पद्मश्री दोगे। तो सर अगर आप लोगों की सरकार होती तो फिर तो ये कम से कम डेविड कोलमैन हेडली और उसको जो है तब्बुर हुसैन राणा को भारत लाके आप लोग जो है पद्मश्री दे रहे होते, क्योंकि एक टाइम वो भी सरकारें थी इस देश में, कांग्रेस की सरकारें थी, जब क्या होता था यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को जो आप देश का प्रधानमंत्री पीएम हाउस में डिनर के लिए बुलाता था, हाथ मिलाता था, फोटो खिंचवाता था। इस देश में सर आतंकवाद को लेकर ना चीजें बदली हैं। आप सवाल उठाइए सरकार पर, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। जिस ऑफिस से मैं बैठ करके ये दो टूक कर रहा हूं, यहां से 2 किलोमीटर की रेंज पे कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे, कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे। यहां से 5 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर मार्केट में लोग बाजार जाने से डरते थे, डीटीसी बस में बैठने से डरते थे, क्योंकि डीटीसी बसों में लिखा होता था कि सीट पे बैठने से पहले अपनी सीट के नीचे देख लीजिए कोई बम तो नहीं रखा हुआ, यह लिखा होता था बसों में, अब नहीं लिखा होता। इस सच को स्वीकार करना सीखिए, और आप लोग सच को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए जनता आपको जो उठा के कूड़ेदान में फेंकती है। वहां प्रयत्न चले जा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, ये गणित सेना वाले कौन से फहरा रहे हैं? उसका भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक गड़बड़ है, आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, मैं रोहित जी के पास जा रहा हूं, आपके पास आता हूं, और आप जरा मेरे सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा कि आतंकवादियों की सजा माफ क्यों करी गई थी? जो आतंकवादी जिनको देश की अदालत ने कहा था ये आतंकवादी है, उनकी सजा माफ क्यों की थी? ये जरा एक जवाब देश को आज दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर यही लोग सवाल पूछेंगे कि भैया पद्मश्री बांटते फिरोगे आतंकवादियों को। रोहित सिंह जी क्या बोलेंगे ये देश के लिए? आज तो बड़ा दिन है, मुझे लगता है आज ऐसी डिबेट, मैं आज इस मूड में नहीं था, सच बता रहा हूं, मुझे लग रहा था आज एक भारत की उपलब्धि पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ निकल सकता है इस पर चर्चा करेंगे, क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए हम किस तरह के जो है हमेशा इस तरह की गंदगी में आ जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, यह पंक्ति आज चरितार्थ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सांसदों के द्वारा और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी का बयान
मैं देश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल पर अभी सुन रहा था किस प्रकार से बचकना बयान ये लोग दे रहे हैं। ये नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इस पर राजनीति कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। अभी प्रज्ञा ठाकुर जी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान आरपी सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रज्ञा जी हमारे दल में भी नहीं है। जिन्होंने गांधी जी का अपमान किया उनके लिए मोदी जी ने इस प्रकार का निर्णय लिया। देश साधुवाद देता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन आज मैं देश के एक नागरिक की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से और कांग्रेस की लीडरशिप से पूछता हूं, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के कई बड़े नेता जिन्होंने बार बार खुलेआम मंचों से सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान परस्ती की बात की, अफगानिस्तान परस्ती की बात की, आतंकवादियों के समर्थन में बयान दिए, उनके ऊपर कांग्रेस की लीडरशिप ने कभी कोई कार्रवाई किया क्या? आज पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी देश का प्रत्येक नागरिक जश्न मना रहा है। दीपावली और होली मनाई जा रही है। ये राणा जिसने भारतीय नागरिकों के ऊपर इस गिलानी, जिसको कोलेमन के रूप में दुनिया जानती है, उसके साथ मिलकर भारत के मासूम बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने का षड्यंत्र किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको घसीट के अमेरिका से लाने का काम किया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त वैश्विक कूटनीतिक राजनीतिक कदम नहीं होता तो शायद अमेरिका की सरकार और अमेरिका की माननीय न्यायपालिका यह निर्णय नहीं लेती। आपको मालूम होगा, आपके चैनल ने भी इस बात को प्रसारित किया, सन 2020 में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर यह गुंडा, यह अपराधी, यह आतंकवादी राणा अमेरिका की जेल से बाहर आ गया था। धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बहुत मजबूत पहल करके, बहुत लड़ाई लड़के वापस उसकी गिरफ्तारी कराई। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण, भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण आज यह अपराधी को घसीट के भारत सरकार लाने का काम की है। और हमें विश्वास है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका देगी और फांसी के फंदे पर लटकाकर दूध का कर्ज असूलने का काम किया जाएगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं वैभव आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि देखिए मैं ये भी जानना चाहता हूं, देश को ये भी समझना चाहिए कि भाई दरअसल जो है अब क्या राज खुलेंगे, देश को ये भी समझना चाहिए। निखिल सिंह, कितनी जल्दी आपने रिसर्च करी, आपकी तारीफ करता हूं मैं, लेकिन जब रिसर्च कर रहे हैं तो जरा दिग्विजय सिंह जी की फोटो निकालिए, जरा मैं आपको ब्रेक पे जा रहा हूं, जरा दिग्विजय सिंह जब बुक लॉन्च कर रहे थे आरएसएस साजिश, जरा वो भी निकाल लीजिए, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा मेरी डिबेट में ही। फिर आप जिंदगी भर मेरे लिए एहसानमंद रहेंगे कि जो चीज आपको जानकारी नहीं थी, कम से कम 2 टूक में आके आपकी जानकारी ज्ञानवर्धन हुआ। निकालिए जरा तस्वीर, निकालिए दिग्विजय सिंह की, निकालिए, और वो यासीन मलिक वाली भी तस्वीर निकालिएगा जल्दी से। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। हेलो, आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम, चेक बाउंस होएगा। हेलो हेलो मैडम, आपका लोन जो है हाँ पता है, रिजेक्ट हो गया ना फिर से? नहीं मैडम, आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो चुका है बिना गारंटी के। हाँ जी, आपके बैंक ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू। विश्वास मोदी जी को आप पर है मैडम। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना। पिछले 10 साल में छोटे उद्यमियों को 52 करोड़ से भी अधिक मुद्रा लोन्स मिले हैं और उनमें से 70% उद्यमी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। और जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया है और 6:30 बजे करीब भारत लैंड किया। अब वो उससे पूछताछ होगी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुंबई के आतंकी हमलों को लेकर अब क्या क्या राज खुल सकते हैं, राणा बोलेगा क्या क्या राज खोलेगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं वैभव सिंह जी ये समझना चाहता हूँ, देखिए कि ये अब जो है राणा से जब पूछताछ होगी, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि सब कुछ तो सामने आ चुका, लेकिन क्या उम्मीद है कि क्या ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो अब तक हम नहीं जानते? देखिए, सब कुछ सामने तो आ चुका है। जो जहां तक पाकिस्तान का सवाल था कि भाई पाकिस्तान में कौन हैंडलर था, वो मेजर इकबाल के बारे में हम जानते हैं और वहां पे जो उस समय की जो स्टैब्लिशमेंट थी पाकिस्तान आर्मी और ISI की, हमें उन सब के बारे में पता है। लेकिन हमको जो नहीं पता है कि हम यहाँ पे भारत के अंदर, मुंबई के अंदर वो कौन लोग थे जो उसको ग्राउंड पे सपोर्ट दे रहे थे, वो जानना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत, अगर आप इतिहास देखें तो भारत के इतिहास में किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए हैं। तो अंदर से वो दरवाजा कौन खोल रहा था, उनके बारे में जानना जरूरी है और तहव्वुर राणा वही बताने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप अभी एक भाई साहब आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि भाई साध्वी प्रज्ञा तो चलिए ठीक है, उनको तो भाजपा ने निकाल दिया। मुझे यह बताया कि ये संदीप दीक्षित को कब निकालेंगे, जिन्होंने तत्कालीन सेनाध्यक्ष भारत के जो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनको गली का गुंडा बोला था। ऐसे लोग, कन्हैया कुमार ऐसे लोग जो कि JNU में और इस देश के अलग अलग शहरों में जाकर के ये नारे लगाते थे कि भारत की जो सेना है वो बलात्कार करती है, भारत की सेना मानवाधिकार का हनन करती है, भारत की जो वीर जवान होते हैं जब वो मरते थे, वो जब वीरगति को प्राप्त होते थे कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में, तो ये वहां पे जश्न मनाते थे। तो ऐसे लोगों को तो आपने अपनी पार्टी में लिया है। ओके वैभव, ये मैं इससे इतर हटके मैं फिर से आज के विषय पर आऊं। देखिए, ये तो राजनीतिक चर्चा है, इसका हम अक्सर करते भी रहते हैं और ये सारे सवाल हैं, इस सारे सवाल से, क्योंकि विपक्ष तो बार बार इसी तरफ जा रहा है। लेकिन मैं कुछ चीजों पर, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी चर्चा होगी इसमें ये निकल सकता है कि भाई भारत में इनके हैंडलर कौन थे, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन था। क्या इतना बड़ा ऑपरेशन जो बिना भारत में जो इनके स्लीपर सेल थे उनकी मदद के बिना तो नहीं होगा? क्योंकि ये लगातार भारत आ रहे थे, रेकी करने आ रहे थे। डेविड कोलमैन हेड्डी आया, तहव्वुर हुसैन राणा भारत में आया, वो आ रहे थे भारत में, रेकी कर रहे थे। तो कुछ तो उनके यहां पर लोग होंगे जो उनके मददगार होंगे। क्या उनके चेहरे सामने आना जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और देश के लोगों को सबसे पहले ये मालूम चलना चाहिए कि हमारे घर के अंदर बैठ करके वो कौन लोग थे जो हमारे ही देश के नागरिकों की मौत की साजिश में अपना हिस्सा डाल रहे थे, उसमें अपना सहयोग दे रहे थे। और देखिए, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए कि भारत की हमारे, देखिए अब बार बार आप वो कहते हैं कि भाई बात राजनीतिक तरफ चली जाती है, लेकिन अब क्या करेंगे? इसकी जो शुरुआत हुई है वो जियाउल हक के दौर में हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी। आप मुझे बताइए, क्या पिछले 10 साल से भारत पाकिस्तान न जाता है, ना भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्या भारत में क्या क्रिकेट का स्तर खराब हो गया? लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे हम ये देख रहे थे कि वहां से मतलब कहते हैं ना कि हजारों की तादाद में वीजे दिए जाते थे पाकिस्तानियों को। उनमें से जो पाकिस्तानी आते थे उनमें से कितने यहां रुक जाते थे, वापस भी नहीं जाते थे। और इस देश में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। पंजाब में जो पूरा आतंकवाद का सिलसिला चला, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो ऐसे स्लीपर सेल्स का था जो कि वहां से यहां पे आते थे मैच देखने के लिए और वापस नहीं जाते थे, यहां गायब हो जाते थे। तो और इस सरकार के जो भारतीय सरकारें थी तत्कालीन, उनका रवैया जो था वो ढुलमुल था। आज अगर एक ऐसी सरकार है जो उन चीजों को नकेल डाल रही है, ऐसे लोगों को पकड़ रही है और आइडेंटिफाई करना चाह रही है कि वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रह करके हमारी जड़ खोद रहे हैं, हमारी जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ देना जरूरी है। और तहव्वुर राणा के अलावा ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अशोक यादव, और छोटे छोटे कमेंट के लिए आऊंगा सबके पास। निखिल जैन आपके पास छोटे से ब्रेक के बाद। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ओके, चलिए अशोक यादव जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक जी मुझसे सवाल है? जी 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 बोलिए। हाँ, सवाल सर एक बार प्लीज रिपीट कर दें। आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, लेकिन सुनिए, लेकिन अब बहस के हम आखिरी पड़ाव में हैं, तो मुझे लगता है विषय से जुड़ा ही कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बहस को कहीं और ले जाना पड़ेगा। जी बोलिए। देखिए सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, अभी तक भाजपा के साथी ने जवाब नहीं दिया कि ये कितने प्रदीप कुरुलकर और ध्रुव सक्सेना आरएसएस भाजपा ने बना के रखे हैं, कितने लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। आपने जो सवाल उठाया हमारी सरकार पर, मैं उससे नहीं भाग रहा हूं, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और दूसरा सवाल है कि इस देश में आज तालिबानीकरण भाजपा इस देश का कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। आज इस देश में आतंक कौन फैला रहा है? वोट की राजनीति की वजह से। सर अब छोड़िए, अब आप उस पे जाएंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा आप इस देश के मुसलमानों को कैसे भड़का रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा जैसे दो टके के आतंकवादी ने, तहव्वुर हुसैन राणा जैसे 2 टके के आतंकवादी ने वही अब अमेरिका की अदालत में वही शब्द बोले जो भारत का विपक्ष बोलता है। आप लोगों को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। आप लोग तहव्वुर हुसैन जैसे राणा जैसे आतंकवादी को शील्ड देते हैं, आप उसको बचाने का काम करते हैं, उससे कवर फायर देते हैं आप लोग। बोलिए निखिल जैन बोलिए। सर आप लोगों के शब्द बोले थे, जो अखिलेश यादव यहां बोलते हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। जो राहुल गांधी यहां बोलते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, वही तहव्वुर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। आप लोग कवर फायर देते हैं ऐसे आतंकवादियों को। आप बहस को इस दिशा में ले जाना चाहते हो तो मुझे उसमें एतराज नहीं है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं भी आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। बोले निखिल जैन। विदेश में कोई अचीवमेंट नहीं आता है। देखिए कोई आतंकवादी किसी अदालत में क्या दलील लेता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि विपक्षी नेता क्या बोल रहे हैं। चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई भी विपक्षी नेता इस मुद्दे पे बोलता है या ना बोलता, वो जाके उस आतंकवादी ने कोर्ट में यही दलील लेनी थी। तो इससे हम ये बोलें कि उनकी भाषा आतंकवादी की और विपक्ष की सेम है, ये सही नहीं होगा। रही बात यासीन मलिक के साथ तस्वीरों की, तो ये मैं तस्वीर पहले दिखा रहा था, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया। आप मुझसे सुनना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया? मैं कह रहा हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गलती की वो मोदी ने नहीं करी। लेकिन मैं मनमोहन सिंह पर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, है हिम्मत आपकी कहने की मनमोहन सिंह ने गलत किया? मनमोहन सिंह की क्या मजबूरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं सुनिए खुलकर कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक अलग नीति पर जा रहे थे, लेकिन मोदी आज सही नीति पर है। आप ये सुनना चाहते हैं? सुनिए। लेकिन आप लोग आतंकवादियों को पीएम हाउस में बुला के क्या कर रहे थे? यासीन मलिक को क्यों पूजा कर रहे थे? मनमोहन सिंह क्यों पूजा कर रहे थे? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं क्यों कर रहे थे? और मुझे फिर से बताइए, आपने तस्वीर निकाल ली, दिग्विजय सिंह की तस्वीर निकाल ली क्या? दिखाइए, नहीं तो मैं दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं दिग्विजय सिंह की तस्वीर? दिखाइए दिग्विजय सिंह की तस्वीर। नहीं वो नहीं निकलेगी, रिसर्च यहाँ कमजोर पड़ जाती है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। 30 सेकंड में आरपी सिंह के अलावा किसी की आवाज नहीं जाएगी। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी देखिए अशोक जी, आपको शायद याद होगा कि इमरान खान ने यूएन में जाकर क्या बोला था जी, जो राहुल गांधी ने यहाँ बोला जी। बिल्कुल 370-35 हटने के बाद यहाँ पे कत्लो हो रही, यहाँ पे नदियां बह रही, कश्मीर के 370-35 हटने के कारण से कश्मीर बुरे में आग लगी हुई है जी। और उसने कोट कर बोला था राहुल गांधी को, राहुल गांधी को कोट करके बोला था कि ये मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी का बयान है। ओके सर, मेरे पास समय इतना है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे इमरान खान हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो या तहव्वुर हुसैन राणा हो, वो अपने बचाव में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो भारत में विपक्ष बोलता है। क्या इसके लिए विपक्ष को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।